ऑटोमेटिक डीजी स्टार्ट स्टॉप बिना पीएलसी का कैसे होता है वो इस वीडियो में हम जानेंगे और उसका सर्किट कैसे बनेगा। ऑटोमेटिक डीजी स्टार्ट स्टॉप होने का सर्किट कैसे बनेगा बिना पीएलसी के वो इस वीडियो में जानेंगे और डीजी का ऑटोमेशन भी बिना पीएलसी के करना सीखेंगे इस वीडियो में। स्टार्ट स्टॉप सर्किट यानी कि फुल्ली ऑटोमेशन बिना पीएलसी का बनाने के लिए हमको स्टार्ट स्टॉप सर्किट बनाना पड़ेगा। तो उसका वायरिंग हम सीखेंगे, डीजी स्टार्ट स्टॉप सर्किट का वायरिंग। इस सर्किट को बनाने के लिए जो मटेरियल का जरूरत पड़ेगा वो भी हम इसमें जानेंगे। डीजी के अंदर जो बैटरी लगा होता है उसका कनेक्शन एलटी पैनल में लगे बैटरी चार्जर के साथ कैसे करेंगे वो भी जानेंगे। डीजी स्टार्ट स्टॉप सर्किट जब बना लेंगे तो उसको डीजी के कंट्रोलर के साथ कैसे कनेक्शन होगा जिससे डीजी ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप होगा वो भी करना सीखेंगे हम इस वीडियो में। ऑटोमेटिक डीजी स्टार्ट स्टॉप यानी कि डीजी को ऑटोमेशन करने के लिए जिस सर्किट का जरूरत पड़ेगा वो सर्किट बनाना सीखेंगे और उस सर्किट को बनाने के लिए, ऑटोमेशन सर्किट बनाने के लिए जो जो मटेरियल का जरूरत पड़ेगा वो इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो इतने सारे चीज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को स्किप करके यानी कि छोड़ छोड़ के मत देखें, आप लगातार देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। डीजी स्टार्ट स्टॉप सर्किट बनाया था और उस पर मुझे काफी सारे कमेंट मिला था कि आप बिना पीएलसी का डीजी कैसे ऑटोमेशन होगा उसका सर्किट आप बनाइए। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है इस वीडियो का, तो उस वीडियो को आप जरूर देखें और ये डीजी स्टार्टर का सर्किट सीख ले। उसमें पूरे डिटेल से बनाया गया है। इस सर्किट को बनाने के लिए आवश्यक सामग्री से पिछले वीडियो जो था इसका मैंने उसमें सारा फंक्शन भी बताया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उस वीडियो को जो लोग नहीं देखे हैं वो जरूर देख लें। इस स्टार्टर के साथ डीजी के अंदर जो बैटरी लगे होते हैं उसका कनेक्शन पैनल में लगे बैटरी चार्जर के साथ कनेक्शन करना पहले हम जानेंगे। तो इस सर्किट के साथ हम बैटरी चार्जर को कनेक्ट करेंगे। तो ये जो सर्किट है ये एलटी पैनल के अंदर लगा होता है और बैटरी होता है डीजी में। तो डीजी से आपको एलटी पैनल तक वायर डालना पड़ेगा। तो डीजी के अंदर जो बैटरी लगा है उससे कनेक्ट करने के लिए उसका बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से जो वायर आ रहा होगा वो इधर कनेक्ट कर देंगे हम। ये जो कनेक्शन होगा यहाँ से पॉजिटिव का, ये एलटी पैनल के अंदर केबल एली में ये टर्मिनल रहता है, वहां पे बैटरी चार्जर कनेक्ट करने के लिए ये टर्मिनल छोड़ा रहता है। तो पॉजिटिव से उठा के हम इसके पॉजिटिव वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे और बैटरी चार्जर के निगेटिव से जो वायर आएगा वो पैनल के केबल एली में जो निगेटिव वाला कनेक्टर होता है उस पे कनेक्ट कर देंगे। देखो अब जब एलटी पैनल खोलोगे तो उसमें ये सारे कनेक्शन छोड़ा रहता है, केबल एली में ये कनेक्टर डला रहता है, उस कनेक्टर पे मार्किंग किया रहता है, वहां पे आप जो बैटरी से वायर आएगा उसको कनेक्ट कर दोगे। ये सर्किट मैंने 12 वोल्ट का बनाया हुआ है। तो इसमें सिंगल बैटरी लगेगा। जो बड़े रेटिंग की डीजी होती है उसमें 2 बैटरी भी होता है, 4 बैटरी वाला भी होता है डीजी, जो बहुत बड़ा डीजी होता है। तो अगर 2 बैटरी डीजी के अंदर लगा होगा तो डीजी का जो स्टार्टर होगा वो 24 वोल्ट का होगा। तो वो दोनों बैटरी आपस में सीरीज में कनेक्ट रहता है, ऑलरेडी डीजी के अंदर कनेक्ट रहता है और उसमें एक मेन पॉजिटिव और एक निगेटिव रहता है। तो वहीं से वायर आपको उठा के लाना है और ये पैनल में कनेक्ट कर देना है। तो ये बैटरी का कनेक्शन हो जाएगा। ये बैटरी का अगर आप कनेक्शन नहीं करोगे तो ये जो डीजी स्टार्ट स्टॉप सर्किट है वो काम नहीं करेगा। तो बैटरी कनेक्ट करना जरूरी है। अगर बैटरी नहीं कनेक्ट करोगे तो आपको चार्जर कनेक्ट करना ही पड़ेगा। तो बैटरी का चार्जर कनेक्शन भी हम जान लेते हैं। तो बैटरी का चार्जर कनेक्शन करने के लिए बैटरी के चार्जर जो होते हैं वो पैनल के अंदर होता है, उसमें एक एमसीबी और बैटरी चार्जर लगे होते हैं। तो जो बैटरी चार्जर का आउटपुट होगा वहां से
पॉजिटिव और निगेटिव एमसीबी के एक तरफ हम कनेक्ट कर देंगे। एमसीबी में आप इनकमिंग आउटगोइंग किधर भी लगा सकते हैं, वो प्रोटेक्शन सेम ही करेगा, चाहे ऊपर की तरफ आप इनकमिंग बना लो या एमसीबी के नीचे की तरफ। तो एक तरफ 2 वायर कनेक्ट कर देंगे, एक पॉजिटिव और निगेटिव, और दूसरी तरफ से पॉजिटिव वायर यहाँ से निकालेंगे और इस एमसीबी में कनेक्ट कर देंगे, स्टार्टर वाले एमसीबी में। इसी तरह से यहाँ से निगेटिव वायर इसमें कनेक्ट कर देंगे। अब देखो क्या होगा, अगर आप मान लो केवल बैटरी का कनेक्शन कर देते हो स्टार्टर में, तो बैटरी तो कनेक्ट हो गया, ये स्टार्टर काम करेगा, डीजी स्टार्ट स्टॉप होगा, लेकिन कई दिनों तक अगर डीजी बंद रह गया तो ये बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगा, तो फिर डीजी नहीं स्टार्ट होगा। इसलिए बैटरी चार्जर का कनेक्शन भी करना जरूरी है। तो ये बैटरी का आउटपुट कनेक्ट हो गया। अब बैटरी में ग्राउंड कनेक्ट करेंगे और फेस न्यूट्रल देंगे, ठीक है, फेस न्यूट्रल 240 वोल्ट इसको कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे। तो ये बैटरी चार्जर काम करेगा। जब आपका डीजी बंद रहेगा तो ये बैटरी चार्जर के थ्रू सप्लाई आएगी इधर से, और ये टर्मिनल होते हुए डीजी में जो बैटरी लगा है उसको चार्ज करता रहेगा। तो ये बैटरी चार्जर और डीजी का कनेक्शन हो गया। उसके बाद अब इस सर्किट को डीजी के कंट्रोलर से कनेक्ट कर, दरवाजा आप खोलोगे, जिधर की तरफ कंट्रोलर लगा रहता है तो उसके अंदर ये बॉक्स लगा रहता है। इस बॉक्स को जब ओपन करोगे ये छोटा सा पैनल लगा रहता है। इसको ओपन करोगे तो इसके अंदर ये एमसीसी भी लगा रहता है और यहाँ पे कंट्रोलर लगा रहता है। जो हायर रेटिंग के डीजी होगा उसमें आपको एमसीसी भी नहीं मिलेगा। उसका डीजी उस डीजी के लिए, हायर रेटिंग वाले डीजी के लिए अलग से एक आइसोलेटर पैनल होता है। तो उसमें एमसीसी भी लगा रहता है कई डीजी में। जो बहुत हायर कैपेसिटी के डीजी होता है उसमें एसीबी भी लगा रहता है। तो ये कंट्रोलर है, यहाँ पे हमको वायर कनेक्ट करना है। थोड़ा सा इसको जूम करेंगे तो इस टाइप से कंट्रोलर ये दिखता है। देखो अलग अलग रेटिंग की डीजी आती है, अलग अलग कंपनी की डीजी आती है, उसमें अलग अलग मॉडल का कंट्रोलर भी लगा रहता है। तो ये कंट्रोलर PCC 1302 है, ये आपने देख लिया। इधर इसमें वायर का कनेक्शन होगा यहाँ इस टर्मिनल पे। इसको आप जूम करोगे तो इस टाइप से दिखेगा। तो इसी टर्मिनल पे आपको वायर कनेक्ट करना है, किसका, जो आपने ये स्टार्टर बनाया है। तो ये स्टार्टर में ऑलरेडी हम बता चुके हैं। यहाँ से वायर उठा के हम कंट्रोलर में कनेक्ट करेंगे तभी ये डीजी स्टार्ट होगा, और ये ऑटो कमांड के लिए है। तो एक रिक्वेस्ट है आपसे, ये देख लो पहले, यहाँ से 2 वायर उठाएंगे, एक इधर कनेक्ट हो जाएगा 10 नंबर पे और एक 11 नंबर पे। ये जो मॉडल है PCC 1302 उसके लिए है। लेकिन ये वायर कनेक्ट करने से पहले जो डीजी का एक्सपर्ट है आप उससे कंसल्ट जरूर करें, चाहे वो उसका टेक्नीशियन हो, इंजीनियर हो, उससे जरूर बात करें, उससे जरूर सजेशन ले कि हमको स्टार्ट स्टॉप का वायर डीजी के कंट्रोलर में कहाँ पे कनेक्ट करना है। क्योंकि हर डीजी के लिए कंट्रोलर का मॉडल अलग अलग होता है और उसमें टर्मिनल पे स्टार्ट स्टॉप कनेक्शन के लिए भी अलग अलग पॉइंट होता है, कॉमन फॉल्ट के लिए अलग अलग पॉइंट होता है। तो उससे सजेशन आप जरूर ले। तो आपने बैटरी चार्जर का कनेक्शन सीख लिया, स्टार्टर बनाना सीख लिया, और इस स्टार्टर को कंट्रोलर के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे वो भी आपने सीख लिया। अब आती है कि इस डीजी को ऑटोमेटिक ऑन ऑफ कैसे होगा। ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप सर्किट विदाउट PLC के लिए आवश्यक सामग्री, वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले का जरूरत पड़ेगा। ये देखो पिक्चर में ये भी वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले है, ये भी वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले है। तो दोनों आपको नहीं लेना है, दोनों में से कोई एक ले लेना है। वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले इस सर्किट में मेन सप्लाई या EB सप्लाई को सेंसिंग के लिए लगाते हैं। उसके बाद एक ऑन डिले टाइमर लेना है और MCB लेना है। सिंगल पोल वाला ले लो, 3 MCB का जरूरत पड़ेगा। इसके ऊपर L1 L2 और L3 है, यहाँ पे तीनों फेस का कनेक्शन होगा। उसके बाद ये रिले जो है वो 2 चेंज ओवर वाली है। इसके 15 नंबर कॉमन है, 16 NC है और 18 नंबर NO है। उस टाइमर लेना है हमको कौन सा, ऑन डिले, और इसकी कॉइल वोल्टेज 240 वोल्ट होना चाहिए। इसमें देखो यहाँ पे 15 नंबर है, ये कॉमन है, 16 नंबर NC है और 18 नंबर NO है। उसके बाद A1 और A2 इसके कॉइल टर्मिनल है। अब बोलोगे आपको ये सारी बात कैसे पता है,
तो ये जो टाइमर आप खरीदोगे ना, यहाँ पे ये सारी डिटेल्स लिखा होता है। इस टाइमर का कॉइल वोल्टेज 240 वोल्ट होना चाहिए। देखो ये सर्किट जो मैंने पीछे बनाया है उसी में 3 MCB लेना है, एक VMR वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले और एक ऑन डिले टाइमर लेना है। इतना लेने के बाद इसमें हम वायरिंग करेंगे। इस 3 MCB है सिंगल पोल वाली, इसमें RYB का कनेक्शन करना है। इसमें जो कनेक्शन होगा वो मेन सप्लाई या EB सप्लाई का कनेक्शन होगा। मेन सप्लाई यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की सप्लाई होती है, मेन सप्लाई बोल लो या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की सप्लाई है, उसको यहाँ पे कनेक्ट करना है। ध्यान रहे इसमें DG का वायर यहाँ पे नहीं कनेक्ट करना है। आप DG का वायर कनेक्ट कर दोगे तो ये सर्किट काम नहीं करेगा। इसके बाद यहाँ से RYB का कनेक्शन L1, L2 और L3 पे कनेक्ट कर देना है और न्यूट्रल टाइमर पे देना पड़ेगा, क्योंकि हमने 240 वोल्ट वाला 240 कॉइल वोल्टेज वाला हमने टाइमर लिया हुआ है। उसके बाद अब कंट्रोलिंग के लिए एक फेस सप्लाई की हमको जरूरत पड़ेगी। तो तीनों में से आप किसी फेस से सप्लाई ले सकते हो। तो हमने B फेस से लिया, आप चाहो तो R ले सकते हो, Y ले सकते हो। यहाँ से हम लेंगे इसके आउटपुट से, ताकि इस सर्किट को हम अगर बंद करें तो ये कंट्रोल सर्किट बंद रहे। तो आउटपुट से लेंगे और ये 15 नंबर पे कनेक्ट करेंगे रिले के। जैसा कि मैंने पहले बताया है 15 नंबर कॉमन है और 18 नंबर NO है। NO से उठा के टाइमर पे A2 पे कनेक्ट कर देंगे। तो A1 पे फेस कनेक्ट हो गया और A2 पे न्यूट्रल। चाहो तो आप इन दोनों को आपस में चेंज भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना कनेक्शन हो जाने के बाद ये जो 15 नंबर है ये कॉमन है, यहाँ से वायर उठाएंगे और ये जो कमांड के लिए टर्मिनल छोड़ा रहता है पैनल के अंदर केबल एली में, वहां पे हम कनेक्ट कर देंगे। ऑलरेडी मार्किंग किया रहता है उसमें कि ये ऑटो कमांड के लिए यहाँ पे कनेक्ट करना है। तो 15 नंबर से वायर उठा के एक टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे और 16 नंबर NC है, तो 15 और 16 NC के लिए यूज किए हैं, तो ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। अब देखो अब ये सर्किट काम कैसे करेगा। सबसे पहले इस स्विच को आपको ऑटो में रखना पड़ेगा। तो इस सेलेक्टर स्विच को हमने सर्किट में ऑटो बनाया है 2 नंबर पे, तो इसको घुमा के 2 नंबर पे डाल देंगे और यहाँ पे बैटरी का कनेक्ट रहना जरूरी है, जैसा कि हमने पीछे बताया है। और ये जो सर्किट है 12 वोल्ट का बना हुआ है, तो 12 वोल्ट की ये रिले होगी। जब आप 24 वोल्ट की सर्किट बनाओगे तो ये क्रैंकिंग रिले 24 वोल्ट लेना पड़ेगा। तो ये सर्किट हमने 12 वोल्ट लिया है। आप 24 बनाओगे तो बस इसको चेंज कर देना है, 24 वोल्ट वाला लेना है। ठीक है, यहाँ बैटरी कनेक्ट हो गया, ये ऑन हो जाएगा MCB, यहाँ से सप्लाई आएगी और इसको हमने 2 नंबर पे घुमा देंगे सेलेक्टर स्विच को, क्योंकि 2 नंबर ऑटो है तो इधर से सप्लाई ये आएगा। फिर यहाँ से होते हुए ये कॉमन पे जाएगा और ये टाइमर जो है हमने NC कॉन्टेक्ट लिया है। NC मीन्स नॉर्मली क्लोज, तो इधर से सप्लाई आते हुए ये ऐसे घूमते हुए इधर की तरफ आएगा और ये कॉन्टेक्टर के कॉइल पे चला जाएगा। ये क्रैंकिंग रिले बोलते हैं। तो ये हेल्दी होगा, हेल्दी होते ही ये NO कॉन्टेक्ट NC में बदल जाएगा और कंट्रोलर के थ्रू वो DG ऑन हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों वायर हम ऑलरेडी कंट्रोलर पे कनेक्ट किए हुए हैं। इसके NC बनने से DG ऑन हो जाएगा, जब ये NO बनेगा तो ऑफ हो जाएगा। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम इस टाइमर को क्यों यूज कर रहे हैं। तो ये टाइमर को हम यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा। ये टाइमर किस लिए यूज करें, देखो सिंपल कंडीशन, अभी का कंडीशन क्या होगा, जैसे लाइट चली गई तो ये इस सर्किट के थ्रू DG ऑन हो जाएगा। ठीक है, मेंस फेल हो गई तो, लेकिन जब मेन सप्लाई आएगा तो ये रिले हेल्दी हो जाएगा। ये रिले हेल्दी होगा और ये इसका कांटेक्ट जो NO था NC बनेगा और टाइमर के कॉइल पे सप्लाई जाएगा। और ये जो नोब है इसको हम टाइम सेटिंग डाल देते हैं। मान लो हमने 5 मिनट डाल दिया, तो जब 5 मिनट काउंटिंग शुरू होगा, जब इसके कॉइल पे वोल्टेज आएगा तो 5 मिनट के बाद क्या करेगा, इसका कांटेक्ट चेंज हो जाएगा। जो NC था वो NO हो जाएगा और NO वाला NC हो जाता है। टाइम डिले का मतलब ये होगा।
तो ये एनसी जब तक रहेगा तब तक ये डीजी चलता रहेगा। जैसे ही टाइम डिले 5 मिनट पहुंचा ये एनओ बन जाएगा और ये डीजी बंद हो जाएगा। तो क्या हुआ, जैसे मेन सप्लाई आया तो उसको हम डीजी बंद होने में देरी होने के लिए यानी कि डिले होने के लिए इस टाइमर को लगाया। अब डिले नहीं होगा तो क्या होगा, डीजी आपका चल रहा है, मानो मेन सप्लाई आया तो मेन सप्लाई आते ही पैनल क्या करेगी, उसको मेन सप्लाई पे लोड को मतलब चेंज ओवर ले लेगा। तो जैसे ही चेंज ओवर होगा तो डीजी से सारे लोड हट जाएगा और मेन सप्लाई पे चली जाएगी। अगर इस टाइमर को हम नहीं यूज करेंगे तो जैसे ही मेन सप्लाई पे लोड ट्रांसफर होगा वो डीजी बंद हो जाएगा, उसको कूल डाउन होने के लिए टाइम नहीं लगेगा। तो डीजी के लिए क्या होता है कि पहले आप मेन सप्लाई को हटाओ, कुछ देर उसको कूलिंग के लिए चलाओ, उसके बाद बंद करो। तो ये टाइमर अगर हम नहीं यूज करते हैं तो डायरेक्ट वो चेंज ओवर हो जाएगा और डीजी बंद हो जाएगा। तो लोड पे ही डीजी बंद हो जाएगा, यानी कि लोड कटा बंद, मतलब कुछ सेकेंडों का गैप भी नहीं हो पाएगा, उसको ठंडा होने का टाइम नहीं मिलेगा। तो इस कंडीशन में डीजी में बहुत सारी खराबियां आ सकता है, जैसे लीकेज हो सकता है और भी तरह की दिक्कत आ सकता है, टर्बो चार्जर में प्रॉब्लम हो सकता है। तो जो चेंज ओवर होता है ईबी से डीजी पे, ठीक है, जब लाइट कटती है, लेकिन जब लाइट आती है तो डीजी का जितना लोड होता है वो चेंज ओवर लेते ही ईबी पे चला जाता है। तो वो चेंज ओवर के बीच में गैप देंगे हम, यानी कि हमारा जब लोड डीजी से ट्रांसफर होके ईबी पे चला जाए तो तुरंत बंद ना हो डीजी, उसके बीच में डिले चाहिए। तो ये जो टाइम गैप होगा चेंज ओवर का टाइम, उसको बोलते हैं कूल डाउन टाइम। तो कूल डाउन टाइम देने के लिए ही इस टाइमर को यूज करते हैं। तो कूल डाउन टाइम अपने हिसाब से सेट करते हैं, यानी कि जब डीजी से जब लोड ट्रांसफर होगा ईबी पे तो तुरंत डीजी बंद ना हो, इसके लिए हमको कूल डाउन टाइम चाहिए। और कूल डाउन टाइम देने के लिए डीजी को ये टाइमर का जरूरत पड़ेगा। और कूल डाउन टाइम हम नहीं देंगे तो डीजी में बहुत सारी खराबियां आ सकता है। तो उन समस्या को दूर करने के लिए ये टाइमर लगा के टाइम डिले दिया जाता है कि चेंज ओवर होने के 3 मिनट या 5 मिनट के बाद डीजी बंद हो। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।